हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हिटलर के उदय से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये एनसीईआरटी 9th क्लास की है जो कि हमें केवीएस में पढ़ना है। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले जो आगे के टॉपिक हैं यानी कि पिछले टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं, तो इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हिटलर का उदय देखते हैं। इससे पहले वाइमर गणराज ये सारी हमने चीज़ें देख चुके थे। तो यहाँ पर हिटलर का उदय जो है अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के रास्ते में हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता जो क्या कर दिया था, साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी हुई थी। रोटी रोजी का कोई जरिया ना होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा रखा था। भर्ती के बाद अग्रिम मोर्चे पर संदेहवाह का काम किया, कारपोलर बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए, मतलब कुछ पद भी उसने वहाँ पर हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे बिल्कुल हिलाकर रख दिया, लेकिन वायसराय की संधि ने तो वो और भी क्या आग बबूला हो गया था। तो वायसराय की संधि जो है हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वायसराय की संधि जो है कितनी अपमानजनक थी जर्मनी के लिए। आगे है 1999 1919 में उसने जर्मन वर्कर पार्टी नामक एक छोटे समूह की सदस्यता ले ली, लेकिन उसने इस संगठन पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि यहाँ पर जर्मन वर्कर पार्टी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। मतलब ये जो जर्मन वर्कर पार्टी है, इसी को उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाना गया। आगे देखते हैं। 1923 में हिटलर ने बेवरिया पर कब्जा कर लिया। तो 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। तो इससे पहले हमने घटना में देखा था कि किस प्रकार से वर्साय संधि हुई थी और जर्मन को कितने प्रकार से लोगों ने यहाँ से जीती हुई बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे। कुल मिलाकर राइन वाला क्षेत्र ले लिया था। ये सारी चीज़ें जो है उनकी ले ली थी। तो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा जो है भय, डर और बहुत गुस्सा स्थापित था। इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही हैं। तो फिर जब ये सत्ता में आ गए हिटलर, तो उन्होंने क्या किया, बर्लिन पर चढ़ाई की और सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन मंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुका था। तो अमेरिका ने कुछ मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ पर क्या हो गई थी, आर्थिक मंदी आ जाने के कारण सारा जो उनकी योजनाएं थी वो फेल हो जाती हैं, काम धंधे बंद हो जाते हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लग गई। तो अब यहाँ पर जो सत्ताधारी है वही क्या होने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पर एक नया मोड़ आने वाला था। आगे देखते हैं। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद खांगस्तान के यहाँ पे प्रोपोगेंडा मतलब जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का क्या प्रचार, वो भी फिल्मों और भाषणों के माध्यम से। तो ये हो गया प्रोपोगेंडा। आगे देखते हैं के लिए चुनावों में महज 2.6% ही वोट मिले और
1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और इसे जो है 37% जो है वोट यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हिटलर ज़बरदस्त वक्ता, मतलब बोलने में बहुत अच्छा था, उसको हर कोई सुनना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही जोश और उनके शब्द जो है लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो जब इस तरह से जो कोई भाषण देगा तो सारी जनता को लगेगा कि बस हमारा करता धरता यही है। उस समय की जो परिस्थितियां थी उससे उबारने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को हिटलर ही सही लगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पिक्चर हैं जो कतारों में भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर आगे है, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली की रचना की। अब जो भी चीज़ें नई होगी तो नई सभी को पसंद आएगी। जो पुराना परंपरागत ढांचा था उसको क्या हो गए, तोड़ दिया। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा हुआ करती थीं। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा के और रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए एक अवतार लिया हो। तो उस समय का जो वातावरण था उस समय के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। एक ऐसे समाज की वो कल्पना करने लग गए कि अगर मैं ये ऐसा हो जाता है तो हम आपको ऐसा समाज देंगे, कुछ इस तरह से कल्पना की जाने लगी। और जो उनका दर्द था जर्मन वासियों को उसने समझा और उसी के अनुसार वो है वहाँ पर उन्होंने अवतार ले लिया, चूँकि जैसा कि वहाँ के लोग ऐसा कह रहे थे, प्रचार कर रहे थे, प्रोपोगेंडा फैला रहे थे। आकर्षण दिखाई देने वाली उनकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। जो एक भाषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि लोकतंत्र का ध्वस्त कैसे होता है। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दे दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किया गया अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा, ये सभी करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्व स्थान प्राप्त था। किसको? नागरिक अधिकारों को। तो ये सब उस समय निलंबित कर दिए गए। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर क्या किया? निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। तो कंसंट्रेशन कैंपों में बंद करके किसको? कम्युनिस्टों को वहाँ पर बंद कर दिया और उनका काम तमाम कर दिया। आगे है कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले डेल्यूसलडर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो इतने सारी जो थे वो कम्युनिस्ट, सबको क्या कर दिया? इस कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन के कुल 52 किस्म के लोगों
को अपने दमन का निशाना बनाया था। आगे देखते हैं। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद के हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार जो है प्रदान कर दिया। नात्सी पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदियां लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो यानी कि गुप्तचरों और SS यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन कैंप क्या है इसको देख लेते हैं। ये क्या किस तरह के कैंप थे। तो ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद कर दिया जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीलों तारों से घिरे होते थे। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आपको यहाँ पर रख दिया जाता था। तो इसको ही बोलते थे कंसंट्रेशन कैंप। और फिर इनकी चारों तरफ जो है बिजली के करंट जो है दौड़ते रहते थे। तो आप एक बार यहाँ पर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते थे। आगे देखते हैं। बंद किया जा सकता था। ये दस्ते जो हैं किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर कुछ है, कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्था होने लग गई थी। अब पुनर्निर्माण, अब हिटलर यहाँ पर सत्ता में आ जाते हैं तो जर्मनी का कुछ पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये देखते हैं। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हलमार, तो यहाँ पर हिटलर के समय जो अर्थशास्त्री थे जर्मन में हेलमार शख्स थे और उनको ही ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको एक सीधी पटरी पर लाया जाए। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। तो यहाँ पर यह फॉक्सवैगन इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी क्या है, कार को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अर्थव्यवस्था सुधारने का काम जो है हलमार शख्स ने किया। अब देखते हैं विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिल जाती है। 1933 में लीग ऑफ नेशन से उन्होंने क्या कर लिया, अपना पलड़ा झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर जो दोबारा कब्जा कर लिया था, एक जन एक राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। मतलब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया थे उसको जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के कब्जे पर जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्राप्त कर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, जो जर्मन लोग हैं जो कि हिटलर के अंतर्गत है, वो क्या काम कर रहे हैं, जो उनके लोग ज़मीन को हड़प लिया था उसको क्या है छुड़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही वो दूसरों पर यहाँ पर आक्रमण भी कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान इसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। मतलब जब इन्होंने इसको हड़पा तो इनकी जो विदेश नीति थी
उनको पता चला कि हम इसको हड़पेंगे तो ये जो इंग्लैंड है ये कुछ नहीं बोलेगा, तो इन्होंने इसको भी हड़प लिया, मतलब अपने अंडर कर लिया। क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वायसराय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही थी, तो इंग्लैंड ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पर जो वर्साई की संधि में हुआ है जर्मनी के साथ ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चुपचाप यहाँ पर बैठा रहता है। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबी से लोगों को ऐसा लग रहा कि अब जो है देश की नियति क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो हमेशा जो है जल्दी वाली काम जो है वो सही नहीं रहते। तो ये रहा जर्मनी, ये क्या है, जर्मनी का क्षेत्र है और ये ऑस्ट्रिया को उन्होंने अपने अंडर कर लिया। आगे देखते हैं। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके जो वर्साई की संधि में छीन लिए थे राइनलैंड वगैरह, सिर्फ वही छीनेगा, वो यहाँ रुकेगा नहीं। उसका जो पहिया है एक बार चला तो फिर चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साख्त मतलब जो उसके अर्थशास्त्री थे, हिटलर को सलाह देते हैं कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा जो है पैसा ना खर्च किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी ने एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साक्स को उनके पद से हटा दिया, मतलब उन्होंने ऐसा कहा, एक सलाह दी, लेकिन इसको भी क्या है अब यहाँ से हटा दिया, यानी अर्थशास्त्री अब ये नहीं रहे। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर लिया। तो यहाँ पर देखिए पोलैंड कहाँ पर है, एक बार देख लेते हैं। पोलैंड जो है हमारा, पोलैंड कहाँ पर है, तो पोलैंड जो है बिल्कुल जर्मन के जो सीमा है उसके पास ही है। तो ये रहा पोलैंड। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया हिटलर ने। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या काम करते हैं। और इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध क्या शुरू हो गया। तो चेकोस्लोवाकिया जो जब उसने हड़पा था तब इंग्लैंड जो है शांत था, लेकिन अब चूंकि पोलैंड पर हमला कर देता है तो इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड का साथ भी युद्ध उसका शुरू हो जाता है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर इटली हो गया, जापान हो गया और ये जर्मनी, ये तीनों के तीनों एक त्रिपक्षीय संधि साथ करते हैं, मतलब हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ देना, इस तरह से। इस संधि के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत, मतलब उसकी पावर थी एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी 1940 तक। आगे देखते हैं। बल्कि यहाँ तक 1940 में सबको लगने लग गया था कि एक हिटलर ही है। जो उपनिवेशवाद थे उनको भी ऐसा लगने लग गया था कि हिटलर के पास जाके ही हमारी स्वतंत्रता हो सकती है, कुछ इस तरह से। तो पूरा माहौल जो है बिल्कुल बदल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हिटलर का सारा ध्यान जो है पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित हो गया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाह रहा था। जून 1941 में सोवियत संघ पर उन्होंने हमला कर दिया। सोवियत संघ रूस पर हमला कर दिया। यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी हो जाती है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों के नाकों चना चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर जर्मन वालों ने रूस पर भी आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये जर्मन है और यहाँ पर पोलैंड वगैरह को ले लिया था। तो इससे आगे बढ़ते यहाँ पर जो है रूस
जो है उस पर भी इसने आक्रमण कर दिया था। और उस समय यहाँ पर देखते हैं, सोवियत लाल सैनिकों के पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। इस घटनाक्रम ने आधी सदी के लिए समूची पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर लिया। आगे देखते हैं, अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। तो अमेरिका यहाँ से बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाह रहा था। मतलब उसको लग रहा था अगर मैं युद्ध में जाऊँगा तो फिर से ये जो आर्थिक समस्या हमारे यहाँ आई है ये क्या हो जाएगी, फिर से आएगी। तो इसमें वो शामिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन अब लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हब पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो ऐसे अमेरिका जो है शामिल हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार में। यह युद्ध जो है 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हो जाता है। तो जापान पर हिरोशिमा पर जो है नागासाकी और हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया जाता है, जिसकी वजह से फिर ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार का। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। इस युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ कटिंग है जिसमें हिटलर रिपोर्टेड डेड। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है उस समय न्यूज़पेपर यहाँ पर प्रकाशित हुई थी ये सारी घटनाएं। आगे देखते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि अब नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या होगा, इसको हम अलग वीडियो में देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।